हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल है कैसे हो सब। सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं। आप बताओ सर, आप कैसे हो। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, है ना। ऐसी मज़े मज़े में ऑडिट को याद कर लेंगे। चलो आज भी ना पढ़ाने नहीं आया तुम्हें, एक अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एक अलग एरिया में। जैसे हमने पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करी थी ना, इस बार हम बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक है अदर एक्सपेंसेस का। ठीक है, करें चालू, करें शुरुआत। तो चलो ठीक है, करते हैं चालू। ये किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सर? ये किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सर? करोड़ों में है सर, देखो करोड़ों में है सर। ये किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इतने बड़े? तो भाई करोड़ों में तो दो चार कंपनियों के ही हैं, होते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े एसेट्स। तो सर बताओ सर किसके हैं ये? सर बताओ सर। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, है ना। हाँ जी सर, बहुत बड़ी कंपनी है। तो चलिए आओ देखते हैं क्या है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनके अदर एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं। तो वही है, अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करना है हमें वो सीखना है। ठीक है, करें चालू। सर इनके अदर एक्सपेंसेस का तो बड़ा अमाउंट है बहुत। 61,981 करोड़ के 2023 में इनके अदर एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है। तो ऐसा क्या खर्चा कर दिया इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में, इतना बड़ा नंबर है। सर पिछले साल तो 42,383 था और इस साल 61,981 करोड़ हो गया। सर इतना नंबर बढ़ गया ये तो भाई अब ऑडिटर की तो मेहनत बढ़ गई। ऑडिटर को तो ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और ऑडिटर को फीस भी तो बड़ी मिलेगी। ऑडिटर कौन है इसका? बताओ बताओ, ऑडिटर कौन है इसका? तो सर इसका ऑडिटर है डिलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, डिलॉयट बिग फोर। और दूसरा कौन है सर? चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी। ये कोई मुंबई की फर्म है। और ये कहाँ की है? तो बिग फोर है ही। सर चलो, अब चलो इनका नोट देखते हैं। इनका नोट कौन सा है? 31 नोट। चलो 31 नोट पे जाते हैं कि भाई नोट क्या कह रहा है 31। सर नीचे नीचे जाके जाओ, आपका 31 का नोट मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा तुम्हें सब पता है, तुम्हें ऑडिट करना पहले से ही आता है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? सर नहीं आता है, आप बताओगे ना। तो फिर सुनो, चलो आ गए हम 31 पे, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस के अंदर ही क्या क्या खर्चा डाल रहे हैं देखें। इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग खर्चा डाला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे आइटम्स हैं। स्टोर्स एंड केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, वाटर, लेबर, प्रोसेसिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, एक्सचेंज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, लीज रेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारा खर्चा है। फिर इसमें प्रोफेशनल फीस, रेंट, इंश्योरेंस, रेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ऑडिटर को पेमेंट कितनी हुई है? ऑडिटर, हो कितनी पेमेंट हुई है ऑडिटर को? 36 करोड़ रुपए की। अरे रेट घट गया। ओहो, ऑडिटर ने कम में मान लिया। पिछली बार तो ऑडिटर ने 41 करोड़ लिए थे, इस बार 36 करोड़ में। ओहो हो, क्या हो गया ऑडिटर को? पर 36 करोड़ रुपए एक ऑडिट के, देख रहे हो ना। टोटल खर्चा इनका ये रहा 61,981 का। अब पिछले साल था इतना। अब हमें इस पूरे खर्चे पे ऑडिट करनी पड़ेगी। अब इस पूरे खर्चे पे ऑडिट करनी पड़ेगी ना कि क्या क्या खर्चा है इसके अंदर, क्या क्या सैंपल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, उस पर बात करें अब। तो मैंने तुम्हें बस ये बताया था कि अदर एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखता है। अब हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था, वो किसके हैं? रिलायंस के इनकम स्टेटमेंट है, उसका नोट तुम्हें मैंने दिखा दिया है। अब इसके अंदर रिलायंस का जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर अदर एक्सपेंसेस भी आ रहा होता है। अदर एक्सपेंसेस पर्टेन मेजर अमाउंट करता है ना। देखो ये रहा, कितना अमाउंट है ये? 61,000 का। मतलब टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख करोड़ के हैं, उसमें से 62,000 करोड़ के क्या है? अदर एक्सपेंसेस। मतलब मेजर एरिया हो गया। अब क्या होता है, अगर मैं तुम्हें आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब तुम नए नए ऑडिटर बनते हो ना, जब नए नए इंटर्न आर्टिकल्स होते हो, तो तुम्हें भी ये एरियाज मिलेंगे। तो कैश एंड बैंक तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तो अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो वन सच एरिया जो कि तुम्हें इनिशियल स्टेजेस पे मिलेगा। तो उसका ऑडिट तुम्हें कैसे करना है, चलो आओ देखते हैं। तो ये देख लिया ना तुमने, इनकम स्टेटमेंट से टैली करा दिया था मैंने नीचे नोट 31, उसके अंदर भी 61,981 आ रहा था। अब इसको ऑडिट कैसे करते हैं देखते हैं। सर इसको ऑडिट कैसे करते हैं बताओ सर, हमें जानना है कि सर इसका ऑडिट कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो आपको बताते हैं ऑडिट कैसे करते हैं। बता दें ऑडिट कैसे करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले ना, तुम्हें क्या मांगना है। अब इनिशियल क्लाइंट से कुछ तो मांगोगे ना,
कि भाई क्लाइंट मेरे को आप ये चीज़ें दे दो तो मैं उसका ऑडिट कर देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें मांगोगे क्लाइंट से? सबसे पहले उनसे मांगोगे सर मुझे ना जीएल जनरल लेजर अकाउंट्स दे दो। क्लाइंट से मांगेगा कौन? ऑडिटर, कि भाई मेरे को ना सारे जितने भी आपके अदर एक्सपेंसेस के जनरल लेजर्स के अंदर आपने खर्चा पुट इन करा है 61,000 का, कैसे कैसे करा है, किस किस कैटेगरी में करा है, उसका मेरे को लेजर अकाउंट्स दे दो। आपने बुक्स में उसके अंदर मेरे को हर एक आइटम की हिस्ट्री दे दो, हर एक आइटम कैसे कैसे डाला पूरा लेजर अकाउंट दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दे दिया तुम्हें लेजर अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मांगोगे ही, क्योंकि उससे तुम्हें अमाउंट टैली करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लेजर अकाउंट्स का अमाउंट टैली हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर तुम क्या मांगोगे? फिर ना इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस ना थोड़ा डिफरेंट वे में चलता है। जैसे हमने बैंक का करा उसके अंदर तुम बहुत सारी चेकलिस्ट दे सकते हो, बट अदर एक्सपेंसेस में सिर्फ तुम जनरल लेजर के थ्रू ही ऑडिट कर दोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम्हें पहले अमाउंट पे कंफर्ट लेना पड़ेगा कि भाई जनरल लेजर में अगर 61,981 जो कि हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इतना ही नंबर आ रहा है कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 62,000 आ रहा हो या 63,000 आ रहा हो या 60,000 ही आ रहा हो, तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और तुम्हारे जनरल अकाउंट्स ही टैली नहीं करेंगे जनरल लेजर, तो मतलब कोई तो डिफरेंस है, कुछ तो भसड़ है। अब उस भसड़ को आइडेंटिफाई, तो इसलिए पहले जनरल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग के हम डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है जनरल लेजर में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हालांकि डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज जनरल लेजर में जो जो अमाउंट हम डाल रहे हैं अदर एक्सपेंसेस में, वही तो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा है उठ के। अगर उसी में डिफरेंस आ रहा है तो मतलब तुम्हारे लेजर अकाउंट्स में भसड़ है, तुमने कुछ ना कुछ कम एंट्री डाली है, ज्यादा एंट्री डाली है, कुछ तो गड़बड़ करी है तुमने। समझ गए नहीं समझ गए? तो पहले हम ये दोनों चीज मांग लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? अब देखो 61,000 में हमने कितने सारे, देखो दोबारा दिखाता हूँ कितने सारे खर्चे आ रहे थे सर, बहुत सारे खर्चे आ रहे थे, तो पूरी लिस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग पता नहीं क्या क्या आ रहा था, है ना। अभी देखा था ना हमने, देखा था सर क्या क्या आ रहा था खर्चा, देखो कितना, हो कितने सारे आइटम है, स्टोर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी। अब हमें इन सब के ये ना, अब ये किसी एक्स अकाउंट में पड़ा होगा ना। जनरल लेजर क्या होता है? जनरल लेजर इज अ लेजर अकाउंट जो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी अमाउंट्स है ना, ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं जैसे रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इसका ना कुछ नाम होगा बुक्स के अंदर। समझ रहे हो क्या होता है जनरल लेजर? मतलब जैसे अगर तुमने खर्चा करा है ना, तुम उसको कुछ नाम दोगे ना, तो भाई रिपेयर्स टू बिल्डिंग ना जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो नहीं कर पाएगा कैप्चर, वो कैप्चर कर पाएगा कोई X102। उनकी यार बाइनरी डिजिट लैंग्वेज होती है ना। सैप लैंग्वेज क्या होती है भाई? कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? वो बाइनरी डिजिट में ही तो समझता है। हम ना इसको जैसे नाम दे देंगे X101, इसको दे देंगे X102। अगर कोई खर्चा आ रहा है तो अकाउंटेंट को ना, अगर रिपेयर्स टू बिल्डिंग का खर्चा उसे X101 में डालना पड़ेगा। अगर वो इसी के नाम में नहीं डालता, किसी और के में डालता है, तो खर्चा अलग हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी कि भाई रिपेयर टू बिल्डिंग है, तो वो रिपेयर टू बिल्डिंग का खर्चा X101 में डाला है ना, कहीं इस वजह से जो डिफरेंस नहीं आ रहा, कहीं इसने X102 में डाल दिया, लेबर में डाल दिया बिल्डिंग का खर्चा, अरे वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर हमें उसे ठीक कराना पड़ेगा, उसे बोल के कि यार ये एंट्री वहां से उठा के यहाँ डालो। ऑडिटर का काम क्या है? बुक्स को ठीक करवाना भी होता है। हमें वैसे अपनी एश्योरेंस देनी है, बट अगर कोई जैसे बहुत ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं तो बताने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करके हमने पहले कंफर्ट लिया कि जनरल लेजर्स में जैसे जो भी मैंने तुम्हें बताया, X101 हुआ, X102 हुआ, X103 हुआ, इनके हम सबके लेजर अकाउंट्स मंगा लेंगे। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखेंगे नोट्स के अंदर, ये X101 का इतना ही अमाउंट आ रहा है क्या, X102 का इतना ही आ रहा है क्या, X103 का इतना ही आ रहा है क्या, डिफरेंस आ रहा है तो उनसे मांगेंगे क्यों आ रहा है डिफरेंस भाई बताओ। चलो ठीक है, अब हमने ना इसको प्लॉट करेंगे हम, मतलब हम ना ऐसे लेजर अकाउंट्स को ना नीचे जाके, चलो तुम्हें ना पहले नीचे से लेके जाता हूँ। ऐसे ना लेजर अकाउंट देखो कितने बड़े होते हैं लेजर अकाउंट। अभी कोई बिजनेस प्रमोशन का खर्चा हुआ था, इस बिजनेस प्रमोशन का देखो लेजर अकाउंट है X111111 जो भी है, अटरम शटरम अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके, बहुत अलग, बहुत पुराने बुक्स चल रही आ रही है। रिलायंस आज से थोड़ी कंपनी चल रही है, उन 1900 से चल रही है बीच में कहीं से। अब उसके बाद तो फिर तो अकाउंट्स तो उन्होंने जब से मेंटेन कर रखे होंगे, उसमें चेंजेस भी आते रहते होंगे। तो इनका ना कोई बिजनेस प्रमोशन का खर्चा हुआ था फॉर एग्जांपल। अब हम रिलायंस का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अब हम ऐसी बेसिक बात करेंगे कैसे हमें ऑडिट करना है अदर एक्सपेंसेस का। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने बिजनेस प्रमोशन का खर्चा, ये हमने ना लेजर चिपका दिया यहाँ पे, डेट वाइज लेजर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। कि मान लो अप्रैल की कोई खर्चा होगा 29/4/2021, तो ये Q1 में फॉल कर रहा है। अरे हमारा अप्रैल टू मार्च में क्लोज बुक्स होती है, हमारी अप्रैल से चालू होकर मार्च में बुक्स क्लोज होती है, तो अप्रैल मई और जून इस Q1, तो ये Q1 का खर्चा हो गया।
ऐसे हमने प्लॉट करा, फिर जीएल कोड डाल दिया इसमें, जैसे ये यहाँ पे ये डाल दिया 11111111, फिर इसमें जीएल का नेम आ गया, ये आ गया जीएल का नेम, क्योंकि फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इन्होंने ये वाउचर नंबर भी डाल रखे होंगे कुछ ना कुछ, उन्हें आइडेंटिफाई करके एंट्री तो डाली होगी ना, तो लेजर अकाउंट्स ने उसे वाउचर नंबर के बेसिस पे भी कैप्चर करा होगा, पार्टी का नाम भी आया होगा, ये अमाउंट भी आएगा, ये सारा डेटा कौन देगा, ये क्लाइंट तुम्हें देगा, ठीक है। फिर इसके अंदर नरेशन भी होगी, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पे इतना बड़ा लेजर अकाउंट होगा, इसमें हजारों एंट्रियाँ होंगी, चलो अभी तो कम है, हजारों करोड़ों लाखों एंट्रियाँ होंगी। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऑडिटर का दिमाग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटेलिजेंस, जो तुम ऑडिटर का दिमाग होता है ना, क्यूरियोसिटी वाला, यार यहाँ पे इस खर्चे में गड़बड़ हो सकती है, तो मेरे को इस खर्चे का ऑडिट ढंग से करना है। तो तुम क्या करोगे, अब चलो मैंने तुम्हें जनरल लेजर बता दिया कैसे होता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तुम्हारे लिए एग्जांपल बनाया है मैंने, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप ये हमने वही सेम, अब वर्क पेपर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें जनरल लेजर बता दिया, पहला क्या स्टेप था हमारा, जनरल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में अमाउंट टैली करना। जनरल लेजर वो देते कैसे हैं और हमें कैसे सॉर्ट करना है वो तुम्हें बता दिया कि जनरल लेजर वो ऐसे देंगे, इसमें अमाउंट भी होगा, पार्टी का नाम भी होगा, अमाउंट भी होगा, जनरल लेजर का नेम भी होगा, जनरल लेजर का कोड भी होगा, डेट भी होगी, क्वार्टर तुम खुद ढूंढ लेना, वाउचर नंबर भी होगा। अब हमें ये सारी लिस्टिंग उनसे ऑब्टेन करनी है, और हर एक पेजेस में, मतलब जो हमारा वर्क पेपर होगा उसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स होती है ना, कि एक शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे तो बाद की जो शीट्स होंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके अंदर तुम खर्चे के लेजर को डालते जाओगे, और उसको तुम क्या करोगे, अमाउंट्स को वेरीफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डालते रहोगे, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, हमने पहले देखी मेजर ग्रुपिंग, जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाई थी, जैसे उसमें था ना, मैंने जो 31 नोट दिखाए थे उसके अंदर काफ़ी सारे खर्चे आ रहे थे, कि भाई रेट्स एंड टैक्स, ये लेबर का खर्चा है, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, ऐसे ना हम यहाँ पे कैटेगरी बना देंगे ऊपर, मतलब जो कि समरी होगी, जैसे कैश एंड बैंक की समरी हमने देखी थी, ऐसी अदर एक्सपेंसेस की समरी होगी, कि भाई रेट्स एंड टैक्सेस क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस में काफ़ी सारे रेट्स के अलग, उसमें भी काफ़ी सारे जनरल लेजर होंगे। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, इसकी मेजर कैटेगरी बना दी। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड पावर की इसकी मेजर कैटेगरी बना दी। रिपेयर्स एंड बिल्डिंग, अब तुमने देखा था वहाँ पे भी बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, कोई अदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, डायरेक्टर के खर्चे आ रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस, फैसिलिटी मेंटेनेंस, ये सब, पेमेंट टू ऑडिटर आ रहा है, बिजनेस सपोर्ट चार्जेस आ रहे हैं, CSR का कोई खर्चा आ रहा है, ये सारे खर्चे आ रहे हैं, इसकी हमने मेजर कैटेगरी बना दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पीछे अमाउंट्स प्लॉट करे उनको ना आगे जाके यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, फिर यहाँ का जो टोटल आएगा वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली करना पड़ेगा कि टोटल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा था बेसिक स्टेप, इसके अंदर हमें कोई ऑडिट नहीं करनी, हमें ये करना है अकाउंटिंग का काम, मतलब ये कोई भी कर लेगा, ऑडिटर की जरूरत नहीं है, बट ऑडिटर को अपने लिए कि भाई मेरे पे डेटा एक अच्छे फॉर्म में है, प्रोसेस्ड फॉर्म में है, ताकि मेरे को देखने में आसानी हो, वो मैंने डेटा को अरेंज कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस इज डेटा अरेंजमेंट, डेटा अरेंजमेंट इन अ organized manner which is easy to understand and easy to analyze to auditors, क्योंकि ये ऑडिटर का काम है, ये कहीं तुम जाओगे नहीं, कहीं पे भी तुम इसे पब्लिश नहीं करोगे, और तुम ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करोगे। ये जो तुम वर्क पेपर्स बना रहे हो ये किसके लिए होते हैं, ये ऑडिटर की खुद की फाइल के लिए होते हैं, ऑडिटर खुद के लिए रखता है कि अगर उसे कोई रेफरेंस लेना हो कि उसने ऑडिट कैसे करा, आगे उसने कैसे करा, ये उस चीज़ के रेफरेंस के लिए होता है। तुम्हें बात समझ आई मेरी। तो हमें पहला स्टेप होता है वो होता है डेटा अरेंजमेंट एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना अच्छे फॉर्म में, टू अंडरस्टैंड, टू हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑडिटर एंड टू एनालाइज द थिंग्स। समझ गए, हमने एनालाइज करा, ऑर्गेनाइज करा डेटा को। अब हमें करना है ऑडिट, हमने कर लिया कि हमने सर आपने बताया पहले जनरल लेजर मांगना है क्लाइंट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली करना है, तो हमने क्या करा सर, जनरल लेजर को जैसे ये सारे जैसे रेट्स एंड एक्सपेंसेस है ना, इसका हमने ना, जैसे उसके अंदर नीचे वर्कशीट्स आती है ना, जैसे इसके अंदर जैसे मान लो, हाँ इस वर्कशीट का नाम है सब लीड, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका है VD 1.2, ठीक है, ये वर्कशीट का नाम दे दिया, इसका है VD 1.4, है ना। तो तुम ना नीचे शीट्स खोलोगे, जैसे तुम एक्सेल बनाते हो, एक्सेल के अंदर पहली शीट होगी तुम्हारी ये वाली लीड शीट, जिसके अंदर तुम समरी एक्सप्लेन करोगे कि सर समरी के अंदर ये एक्सपेंसेस मेजर हेड में इतने इतने अमाउंट से पर्टेन कर रहे हैं। फिर इसके अंदर इसके बाद बनाओगे VD सब लीड शीट, ऐसे लीड बनती जाएंगी। अरे ऐसे बनता है ना, ये ऐसे ऐसे नीचे शीट्स खुलती हैं, ऊपर एक्सेल खुलती रहती है। यहाँ पे आ जाएगी VD.1, यहाँ पे आ जाएगी VD.2,
ऐसे करके तुम शीट्स खोलते जाओगे, उसके अंदर तुम जनरल लेजर चिपकाते जाओगे, उन्हें तुम यहाँ आके लिंक कर दोगे। जैसे रेट VD1 पॉइंट होगा रेट्स एंड टैक्सेस का, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, VD2 होगा एडवर्टाइजमेंट का, है ना, समझ गए। अब इसके अंदर तुमने अब क्या करा, तुमने पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमें करना है ऑडिट। अब तुम देखोगे कि भाई इनका मेजर पोर्शन खर्चा किस चीज़ का आ रहा है। यार जैसे रिलायंस का, मान लो रिलायंस का 62,000 करोड़ का खर्चा था, उसमें से मान लो 40,000 करोड़ रुपए उनके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट, आइदर इलेक्ट्रिसिटी आइदर एडवर्टाइजमेंट पे पर्टेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है, 62,000 में से मतलब 60,000 में से 40,000 खर्चा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च दिया या इलेक्ट्रिसिटी में खर्च दिया। अरे भाई ये तो मेजर एरिया बन जाएगा। मेजर एरिया बनते ही इसका क्या मतलब हुआ, मेजर एरिया बनते ही ना उस पे तुम्हें ज्यादा ऑडिट करना पड़ेगा, मतलब वो क्रिटिकल एरिया बन जाएगा, क्योंकि वो हमारे खर्चों का 2/3, भाई 40,000 डिवाइडेड बाई 62,000 करोगे ऑलमोस्ट 2/3 आएगा, 2/3 परसेंटेज कैप्चर कर रहा है हमारा। तो उस पर हमें ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑडिट के सैंपल्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। देखो तुमने ऑडिट सीखा, ऑडिट के अंदर तुमने इंटरनल कंट्रोल्स भी टेस्ट करे होंगे। देखो कैसे चलता है ऑडिट, ऑडिट में तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है, बट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। देखो एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल समझते हो, तुमने इंटर में भी पढ़ा है। इंटरनल कंट्रोल्स होता है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ का रिस्क है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल लगा रखे होंगे। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, पीछे जाके रिवीजन लेक्चर्स में देख लेना। तो अगर कंपनी पे कोई रिस्क है तो उस पर उसने कंट्रोल लगा रखे होंगे। अब हम सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कंट्रोल कैसे है, इफेक्टिव है या नहीं है। ये वर्क पेपर जो अब उसके बाद कंट्रोल्स चेक करे उसने कि भाई कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, फिर आता है ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है वर्क पेपर बनाना, कंट्रोल्स बनाना होता है तुमने ICFR करा, मतलब इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग करी, ICT या इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग करी, उसमें तुम्हें पता कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो तुम जब यहाँ पे सैंपल्स लोगे, जैसे अब तुम्हें एडवर्टाइजमेंट एक मेजर एरिया हो गया, इसके तुम्हें सैंपल्स निकालने हैं, अगर तुम्हारे कंट्रोल्स इफेक्टिव हुए तो तुम तो इसके सैंपल्स लोगे कम। आइदर अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं हुए, मतलब कंट्रोल्स में कोई डेविएशंस हुए, कंट्रोल्स में कुछ मिसस्टेटमेंट्स हैं, या मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं, कंट्रोल्स आर नॉट मोर इफेक्टिव, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, इसमें सैंपल प्रोसीजर्स बढ़ा दोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स बढ़ा दोगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। तो अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स तुम कम करोगे, कंट्रोल्स इफेक्टिव कम है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स तुम बढ़ा दोगे। समझ गए। अब हमें पता चल गया, हम ये पहले कर लेते हैं ऑडिटर, और ये जो लास्ट, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज द लास्ट स्टेप। मतलब ऑडिटर पहले कंट्रोल टेस्ट करता है, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो कंट्रोल्स तो उसने पहले ही टेस्ट कर लिए, अब हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसके अंदर उसे पता है कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो ऑडिट प्रोसीजर्स करके टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेगा और ये देखेगा कि इनका ऑडिट रिपोर्ट में क्या अश्योरेंस देना है। समझ गए, समझ गए ना भाई, बहुत मेहनत लगती है बोलने में। चलो ठीक है, तो इसके अंदर क्या, एडवर्टीजमेंट में 2/3 खर्चा आ रहा है, इसके अंदर हमें सैंपल ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अब क्या होता है, सैंपल्स ले तो लेंगे हमें ना अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ऑडिटर्स प्रोस्पेक्टिव नाउ, कि ऑडिटर प्रोस्पेक्टिव या फिर ऑडिटर बोलता है कि उसको टेस्ट करना है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म के डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स होते स्टैंडर्ड हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल्स निकालने के कुछ अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई वैसे बिग 4 की बात करूँ तो वो क्या करते हैं, वो ना एक मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं। मटीरियलिटी डिसाइड करी कि मान लो कोई भी है, हमने मटीरियलिटी डिसाइड करी 1,000 मतलब 100 करोड़ की मटीरियलिटी डिसाइड कर ली कि भाई हम 100 करोड़ से ऊपर की अगर मटीरियल इमटीरियलिटी आई तो हम उस पर ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। तो हमने मटीरियलिटी डिसाइड कर ली 100 रुपये की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लो कोई डिफरेंस आ रहा है 100 करोड़ तक का, तो हम उसे छोड़ देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 61,981 का खर्चा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर ये 61,881 आ रहा है ना, तो हम एक बार के लिए जाने देंगे कि चलो इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है ह्यूमन एरर हो गया हो, ऑडिटर से गलती हो गई हो,
अकाउंट से गलती हो गई, थोड़ा बहुत 100 करोड़ तक का डिफरेंस है, हम इसको इग्नोर मार देंगे क्योंकि बड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं तो बड़े हैं आइडली, तो उसके अंदर हम इतना 100 करोड़ का डिफरेंस झेल पाएंगे, ऑडिटर ऐसा बोलता है। बट अगर इससे ऊपर को हुआ डिफरेंस, मान लो ये हुआ 781, ये 200 करोड़ का आ गया, भाई अब हमें तो ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा करने पड़ेंगे, इमटेरियल आ रहा है, अब इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा, तो ऑडिटर को ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। तो मैं समझ आया। अब हम ना एक एक चीज़ पे चलते जाएंगे। अब जैसे रेट्स एंड टैक्सेस हुआ, रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर अब हम क्या करेंगे, रेट्स एंड टैक्सेस में क्या क्या आता है, रेट्स एंड टैक्सेस में आता है सर, जैसे मान लो कोई ई फाइलिंग फीस हो गई, सर क्या हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हमने कोई पेमेंट करी, सर हमने ना और भी जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे करी, और क्या करा सर हमने सर वैट पे कर दिया। वैट में ना हमें वैट का ना अब वो नहीं मिलता क्रेडिट, अगर हमें कोई चीज़ जैसे मान लो जीएसटी का अगर हमें क्रेडिट मिल रहा होता तो हम उसको यहाँ खर्चे में नहीं डालते, क्योंकि वो खर्चा थोड़ी हुआ, वो तो हम उसको क्लेम ले ही लेंगे, बट जीएसटी का क्लेम नहीं मिला। मान लो कोई ऐसी सर्विसेज है जिसपे जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता है, तो उसको हम खर्चे में डाल के रेट्स एंड टैक्सेस में डाल देंगे, तो इस टाइप का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। सर फिर इसके अंदर हम ऑडिट कैसे करेंगे, हम ई फाइलिंग फीस का ना उनसे मंगाएंगे पेमेंट हिस्ट्री दो, पेमेंट हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि उसने कितने की पेमेंट करी है, और वो अगर अमाउंट वो खर्चे में डाल रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं है। अगर स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट कर रहा है तो हम देखेंगे क्यों स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट कर रहा है, या तो शेयर्स खरीद रहा होगा, या फिर लैंड खरीद रहा होगा, या कुछ खरीद रहा होगा, उसके भी कागज़ दिखा अगर तूने ये पेमेंट करी है। तो रेट्स एंड टैक्सेस एक बहुत क्रिटिकल एरिया भी होता है ऑडिटर के लिए, चाहे इसका अमाउंट भी कम होगा ना तो भी रेट्स एंड टैक्सेस इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया फॉर द ऑडिटर परस्पेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर भाई तुम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हो, क्या ढंग से पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर वो ढंग से पे नहीं कर रहे, कम पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, तो उसमें पता है क्या होगा, इन पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आगे जाके इनका खर्चा बढ़ सकता है, तो ऑडिटर को ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है, उसने प्रॉपर्टी टैक्स ढंग से पे करा है नहीं करा है। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है जहाँ पे तुमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, तो सरकार बोलती है कि तुम्हें ना टैक्स भरना पड़ेगा सर्कल रेट के हिसाब से, या फिर कोई भी जिस जुरिस्डिक्शन में तुम काम कर रहे हो उसके हिसाब से, और तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, और तुमने प्रॉपर्टी टैक्स कम भरा तो उस पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पेनल्टी लगती जाएंगी, तो तुम्हें वो सब चेक करना होगा। तो अभी तुमने जनरल लेजर पहले ऑर्गेनाइज कर लिया, अब तुम्हें सैंपल्स मंगाने हैं, तो रेट्स एंड टैक्सेस के ना, तो तुम क्या करना है, रेट्स एंड टैक्सेस के 80% सैंपल्स मंगा लेना। मतलब फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, तो तुम स्टैम्प ड्यूटी से देखना कि क्यों लग रही है स्टैम्प ड्यूटी, उसके अंदर नरेशन में लिखा होगा कि स्टैम्प ड्यूटी क्यों लग रही है, जैसे तुम्हें मैंने नीचे भी दिखाया था, जैसे यहाँ पे नरेशन आती है, इसमें लिखा होगा कि क्यों लग रही है स्टैम्प ड्यूटी, तो उनसे पूछना कि भाई ये स्टैम्प ड्यूटी लगाई है वो किस बेसिस पे लगाई है, क्यों, क्या क्या खरीदा तुमने, उसके कागज़ मंगाना स्टैम्प ड्यूटी के। शेयर्स खरीदे तो बताओ कौन से शेयर्स खरीदे, ठीक है। हम भाई ऑडिटर हैं, हम सब मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, जो भी हमारे बस में आएगा ना हम मांग लेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम हो क्लाइंट, तुम्हें देना पड़ेगा, ऑडिटर की तुम्हें बात माननी पड़ेगी। तो रेट्स एंड टैक्सेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इसके अंदर तुम 80%, जैसे मान लो जो 62,000 करोड़ का था उसमें से मान लो 1,000 करोड़ के भी रेट्स एंड टैक्सेस हुए, तो तुम रेट्स एंड टैक्सेस के 800 करोड़ पे चेकिंग करोगे, समझ गए। अब उसके 800 करोड़ के सैंपल्स तुम्हें कैसे निकालने, तुम हाईएस्ट से लोएस्ट चलो, या फिर वो तुम जिस फर्म में काम कर रहे हो उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है जो कि हर एक फर्म वर्ल्ड वाइड फॉलो कर रही है, वो लेती है हाईएस्ट से लोएस्ट। हाईएस्ट सैंपल्स तो मंगा ही लो ना, जैसे कोई 100 करोड़ का है, फिर 50 करोड़ का है, फिर 20 करोड़ का है, तो ये तो मंगा ही लो। फिर जैसे 10 करोड़ का है, फिर छोटे छोटे हैं उन्हें इग्नोर कर दो। तो मतलब बड़े सैंपल्स तो पहले मंगा लो ना, बड़े सैंपल्स में तुम्हारा एरिया पॉपुलेशन ज़्यादा कवर होगी, तो बड़े सैंपल्स पे ज़्यादा फोकस करो। समझ गए, समझ आ रही है ना तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं। अब जैसे एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी के अंदर क्या होगा, एडवर्टीजमेंट में अब तो इन्हें ना रिलायंस को अपना पेट्रोल बेचना है, रिलायंस को अपने जियो की ऐड करानी है, तो इन्होंने रिलायंस ने क्या करा, बहुत पैसा खर्च करा एडवर्टीजमेंट में, जैसे यूट्यूबर बुलाए, यूट्यूबर से ऐड करवाई अपने जियो की, या फिर पेट्रोल बेचने की ऐड कराई, या फिर इन्होंने टीवी में ऐड चलवाई, ठीक है, या फिर इन्होंने क्या करा, पोस्टर्स बटवा दिए और होर्डिंग्स लगा दी बड़ी बड़ी, ठीक है। अब यार ये जो कंपनीज है ना, ये कर चलती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चलती है कंपनी। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा कि भाई अब टीवी में ना मैं तुम्हें हर 15 दिन में ऐड दूंगी, मतलब रिलायंस ने ऐसा
किसके साथ करा, कोई टीवी नेटवर्क के साथ, फॉर एग्जांपल मान लो सोनी सब के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि हर 15 दिन में तुम्हें रिलायंस की जियो की ऐड दिखानी है इस टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हर 15 दिन में वो ऐड दिखाएगा, तो उसको वो बिल देगा। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो 40,000 करोड़ का खर्चा है, हम एक ही खर्चे पे ना पूरी ऑडिट बता दूंगा तुम्हें, 40,000 का करोड़ का खर्चा है, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं, इन्होंने क्या करा होगा यहाँ पे ना बहुत लेजर वेजर डाल डूल के ये अमाउंट आया होगा मान लो 40,000 करोड़ का, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका मान लो तुमने देखा कंट्रोल्स आर वेरी इफेक्टिव, तो तुमने क्या करा 50% टेस्टिंग करोगे। अब तुम्हारे फॉर्म वाइड बेसिस पे ये बोलते हैं अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो तुम्हें लेना है। ये ना देखो सब फॉर्म की डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, बिग फोर की और थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है। तो फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं 40,000 करोड़ में कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो तुम 50% सैंपल्स की टेस्टिंग करोगे, तो तुम 20,000 करोड़ की टेस्टिंग करोगे, ठीक है। अब तुम लोग मान लो फॉर एग्जांपल ये तुमने अमाउंट उठाया, इतना ही 20,000 करोड़ रुपए बन रहा है, नरेशन वरेशन कुछ लिखी होगी, तो तुम क्या करोगे, तुम हाईएस्ट से लोएस्ट चलोगे, हाईएस्ट सैंपल्स उठाओगे, लोएस्ट पे जाओगे, ठीक है। हाईएस्ट मान लो जैसे अमाउंट डालते रहे कुछ भी आया, अब तुम क्या करोगे, हाईएस्ट से लोएस्ट पे तुम फिल्टर लगाओगे, ये जो फिल्टर है फिल्टर लगा दोगे हाईएस्ट से लोएस्ट पे। अब बड़े सैंपल्स पहले चेक करोगे, तो अब तुम क्या करोगे, जो सैंपल तुमने सिलेक्ट करा है ना उस पर टिक के मार दोगे, ये ऐसे 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 मैंने ये सैंपल्स सिलेक्ट करे टेस्टिंग के लिए। अब तुम क्या क्या मंगाओगे उसके लिए, मान लो तुमने 100 वेंडर्स सिलेक्ट कर लिए, उस 20,000 करोड़ में 100 वेंडर्स आ रहे थे, तुम 100 वेंडर्स का क्या मंगाओगे, तुम मंगाओगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर तुम मंगाओगे इनवॉइसेस, ठीक है। मैं तुम्हें इनिशियल रिक्विजिशन चेकलिस्ट बना रहा हूँ, जनरल लेजर आ चुका है, डेटा ऑर्गेनाइज हो चुका है, उसके बाद कंट्रोल्स का तुम्हें पता चल चुका है इफेक्टिव है या नहीं है। अब तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, तुम्हें एरियाज पता चल चुके हैं, जैसे कि रेट्स एंड टैक्सेस थोड़ा क्रिटिकल एरिया है, उसमें हमें ज्यादा ऑडिट करनी है। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी मेजर एरिया पर्टेन कर रही है तो उस पर हमें ज्यादा ऑडिट करनी है, बाकी एरियाज कम पर्टेन कर रहे हैं उसमें हम कम ऑडिट करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक मेजर एरिया हो गया रिलायंस का, जिसके अंदर वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, उसमें ज्यादा ऑडिट करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, अब हमारा है, हमने एक तरह से डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, ये तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, तुम्हारे पास डेडलाइन कम है, डेडलाइन एक बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, तुमने डेटा ऑर्गेनाइज करा, अब तुमने सैंपल्स निकाले, सैंपल्स का अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, अरे वो 62,000 करोड़ का तुम सब कुछ नहीं मांग सकते, तुम सारे बिल नहीं टेस्ट कर सकते, तुम्हें कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, तुम्हें सैंपल का ऑडिट करके पॉपुलेशन पे एश्योरेंस देनी है, सैंपल का ऑडिट करके किस पे एश्योरेंस देनी है, पॉपुलेशन पे, 100% पॉपुलेशन पे तुम्हें एश्योरेंस देनी है सैंपल्स का ऑडिट करके। अब तुमने 20,000 करोड़ के सैंपल्स मंगाए, 20,000 करोड़ में तुम कॉन्ट्रैक्ट्स मंगाओगे, इनवॉइसेस मंगाओगे, परचेज ऑर्डर्स मंगाओगे, उसके बाद और क्या क्या मंगाओगे, पेमेंट्स मंगाओगे, पेमेंट में बैंक स्टेटमेंट्स मंगा लोगे, ठीक है। कि अगर कोई मोटा खर्चा डिसबर्स हो रहा है तो भाई वो रिक्विजिट अप्रूवल्स लगनी चाहिए ना उसमें, ठीक है। अब तुमने सैंपल सिलेक्ट करे, इन सैंपल्स को तुम एक शीट में डाल के क्लाइंट को भेज दो कि क्लाइंट हमें ना इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दो, इनवॉइस भी दो, परचेज ऑर्डर दो, पेमेंट हिस्ट्री दो, और भी 2-4 चीज़ें दो, जैसे और भी कुछ होता होगा वो जो। फिर तुम क्या करोगे, फिर क्लाइंट तुम्हें भेज देगा, तो तुम यहाँ पे ना एक और कॉलम बनाओगे, यहाँ पे तुम डालोगे टेस्ट, ऐसे करके ना टेस्टिंग बनाओगे, टेस्टिंग करके, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दे दोगे, फॉर एग्जांपल ये मान लो अब कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी ले लो, कोई XYZ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो XYZ कॉन्ट्रैक्ट डाल के 1 डाल के तुम उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे कि क्या लिखा है, कि वो टीवी में कैसे ऐड देनी है, हर 15 दिन में देनी है, तो वहाँ यहाँ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट लिख दोगे और यहाँ पे तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को लगा दोगे। इन केस अगर किसी ने मांग लिया रिव्यू के टाइम कि कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ इसका, तो तुम्हारे पे कॉन्ट्रैक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम ना यहाँ पे इनवॉइसेस मंगाओगे, इनवॉइस नंबर, जैसे मान लो तुम यहाँ पे लिखोगे इनवॉइस नंबर, तो तुमने इनवॉइस नंबर लिख दोगे यहाँ पे। फिर उस इनवॉइस की डेट क्या है वो तुम्हें इनवॉइस में दिख जाएगा, वो इनवॉइस भी दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम डेट प्लॉट कर दोगे, अमाउंट कितना है यहाँ पे तो अमाउंट प्लॉट कर दोगे, एक अमाउंट तुमने यहाँ पे मिला है जैसे 197 का है, एक अमाउंट तुम यहाँ से डालोगे इनवॉइस से, एक डिफरेंस का कॉलम बनाओगे कि ये जो मान लो ये 195 आया, वो 197 है, 2 रुपये का क्या डिफरेंस है, तुम देखोगे कि मटेरियल है इमटेरियल, अगर इमटेरियल तो छोड़ दोगे, अगर ये 2 रुपये तुम्हारे लिए मटेरियल है तो तुम उसका रीज़न लिखोगे कि इसका रीज़न क्यों है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्लाइंट बताएगा कुछ रीज़न कि ये रीज़न है वो रीज़न है, तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लोगे उसको। फिर तुम इनवॉइस को डॉक्यूमेंट करोगे रेफरेंस करके, जैसे रीज़न तुमने करा, डिफरेंस करा क्या है,
अमाउंट डाला तुमने, रेफरेंस करोगे इनवॉइस का। इनवॉइस का रेफरेंस कैसे दोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या था हमारा वर्क पेपर, ये था वर्क पेपर, ये था हमारा VD 1.2, ठीक है, VD 1.2 था, तो तुम इसमें क्या रेफरेंस दे दोगे? VD पॉइंट 1.2 पॉइंट मान लो 1 दे दिया, ऐसी ना आगे VD पॉइंट 1.2.2, VD पॉइंट 1.2.3, ऐसे करके तुम रेफरेंस देते जाओगे। किसके? इनवॉइसेस के रेफरेंस। आगे परचेज ऑर्डर का रेफरेंस दे दोगे अगर तुमने परचेज ऑर्डर भी मंगाया है तो, ठीक है। आगे तुम पेमेंट का रेफरेंस दे दोगे कि तुमने भाई पेमेंट कहाँ से हुई है, बैंक स्टेटमेंट से हुई है, तो तुम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का रेफरेंस दे दोगे कि भाई एक्सिस की अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का था ये वाउचर, अप्रैल, और अप्रैल का रेफरेंस दे दोगे और 1 डाल दोगे, ऐसे ये पेमेंट का हो गया। ऐसे ही तुम चेक करोगे कि भाई और बस ये हो गया, इतने सारे चेक पॉइंट्स लगा दिए तुमने क्या करा? तुमने कॉन्ट्रैक्ट मंगाया, तुमने इनवॉइस के अंदर तुमने इनवॉइस नंबर चेक करा, डेट चेक करी, अमाउंट चेक करा, डिफरेंस चेक करा, रीज़न चेक करा, रेफरेंस डाल दिया, परचेज ऑर्डर देख लिया, पेमेंट देख लिया, फिर तुम ये देख लोगे कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है और किससे अप्रूव्ड है। तो तुमने अप्रूवल के नाम से एक और कॉलम बना दिया कि इनवॉइस किससे अप्रूव्ड है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है किसी नाम से, गौरव के नाम से अप्रूव्ड है, तो तुमने गौरव का नाम डाल दिया यहाँ पे कि भाई ये बंदा खर्चा है, यही इसके अप्रूवल की वजह, अगर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ऑडिट कर रहे हो ये बंदा हर एक खर्चा अदर एक्सपेंसेस का ये अप्रूव करता है, गौरव का नाम लिखा है उस इनवॉइस पे, तो तुमने ओके कर दिया, तो मतलब तुम्हारा ये इनवॉइस में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ सही है। ऐसे होता है ऑडिट, समझे? तुमने कॉन्ट्रैक्ट मंगाया, तुमने इनवॉइस मंगाया, तुमने परचेज ऑर्डर मंगाया, तुमने पेमेंट हिस्ट्री मंगाई, फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट चेक करा क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, फिर तुमने इनवॉइस में चेक करा उसका डेट ठीक है, उसकी अमाउंट ठीक है, इनवॉइस नंबर तो चलो ठीक है तुमने रेफरेंस के लिए डाल दिया, डिफरेंस तो नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस आ रहा है तो रीजन क्या है, और अगर इनवॉइस अप्रूव हो रहा है तो किसने अप्रूव करा है? वो जो अप्रूवल बंदा है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। क्या होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? कि ये बंदा ये इनवॉइस अप्रूव करेगा, ऐसा उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बुक्स में लिखा होगा। किसने ये लिखा होगा? क्लाइंट ने अपनी बुक्स में, अपनी गाइडलाइंस में, उनकी जो डेलीगेशन ऑफ मैट्रिक्स होती है उसके अंदर उसने लिखा होगा कि अदर एक्सपेंसेस के सारे खर्चे गौरव अप्रूव करेगा। या फिर कोई भी जो बंदा होगा, क्योंकि ये तो बंदा जाता रहेगा, तो इसका मतलब मान लो ये है हमारा डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी लिख देंगे वो। अब डायरेक्टर ऑफ कंपनी कौन है ये तुम्हें पता चल जाएगा, तुम पूछ लोगे या तुम MCA पे देख लोगे कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी है मान लो गौरव, और गौरव ने ही अप्रूव करा है, तो तुम लिख दोगे कि हाँ भाई खर्चा अप्रूव्ड है, एवरीथिंग इज गुड, हमारा एक इनवॉइस टेस्ट हो चुका है। इतनी मेहनत लगती है ऑडिट में, जब भी 36 करोड़ रुपए मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते 36 करोड़ रुपए। तो ये सारी मेहनत तुमने करी एक इनवॉइस पे, ऐसे तुम्हें 20,000 करोड़ इनवॉइसेस, 20,000 करोड़ रुपए के इनवॉइसेस को तुम्हें चेक करना है। बहुत सारी चीजें मंगा ली तुमने, ऐसे ही होता है ऑडिट। एक इनवॉइस, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक इनवॉइस और दिखा देता हूँ, इनवॉइस कैसे दिखता है। ये रहा, ठीक है। अब ये कौन है? ये सिग्नेचर आए होंगे यहाँ पे, सिग्नेचर आ जाएंगे किसके? गौरव के। या देखो ये तो इनवॉइस किसी ने बिल करा है, तो यहाँ पे जो अप्रूवल है यहाँ पे नहीं आएगा गौरव का साइन, ये तो कंपनी, जिस कंपनी ने इशू करा है। फॉर एग्जांपल जो हमने XYZ कंपनी, देखो दोबारा दिखाता हूँ, हमने किसका इनवॉइस लिया था? हमने XYZ कंपनी का लिया था जो कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी। वो करेगा, उसने खर्चा हुआ है, उसने प्रूफ दिया इसका, और यहाँ पे लोगो लगा दिया कि हाँ भाई XYZ कंपनी ने सर्विसेज दी है रिलायंस को, और गौरव ने यहाँ पे साइन कर दिए कि हाँ भाई गौरव ने भी सर्विसेज ली है। वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। तुम्हें ये चीज हो गई कि तुम्हें क्लाइंट ये ऐसे इनवॉइस की कॉपी देगा जिसके अंदर डायरेक्टर या गौरव का नाम होगा, वो साइन करके दे देगा और अप्रूव कर देगा कि हाँ भाई खर्चा अप्रूव है। ये अमाउंट तुम वहां से चेक कर लोगे, कहाँ से? ये जो अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है। ये आधा इनवॉइस है, ऊपर भी होगा, ये थोड़ा मतलब मैंने तो फोटो ली थी, ऊपर जाके डेट आ रही होगी, तो डेट आ रही होगी वो XYZ डेट, वो तुम यहाँ पे डाल दोगे। ये तुम्हें पता चल जाएगा जो एंट्री डल रही है, ये जो लेजर में डेट आ रही है, ये वाली जो डेट आ रही है और ये वाली जो डेट आ रही है, ये मैच कर रही है नहीं कर रही है, डिफरेंस क्या है? अप्रैल का खर्चा अप्रैल में बुक हुआ है नहीं हुआ है, ये चीज़ भी तुम चेक कर लोगे, ठीक है। रीज़न तुम क्लाइंट से मांगोगे, और ये हो गया तुम्हारा इनवॉइस। ऐसे चेक करते हैं उस पर। अब तुम देखोगे कि भाई वैट लग रहा है नहीं लग रहा है, वैट अगर है GST लग रहा है, हमारे यहाँ तो GST लगता है, वैट तो लगता होगा दुबई में, तो GST का अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है तो तुमने वो क्रेडिट अगर मिल रहा है तो तुमने उसे खर्चे में तो नहीं डाल दिया, क्रेडिट पे ले लो और खर्चे में डाल दिया। ये भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। मान लो ये 7500 का खर्चा था, उसके ऊपर 5% लगा 375, तो हुआ 7875।
तुम 7875 डाल रहे हो, 7500 डाल रहे हो, तुम डालोगे 7500 अगर तुम्हें जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा होगा, और अगर तुम्हें जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा तो तुम डालोगे 7875, पर 7500 डालोगे तुम एडवर्टाइजमेंट में, और जो 375 है वो तुम कहां डालोगे, रेट्स एंड टैक्सेस में। तुम्हें समझ आया कैसे ब्रेकअप हुआ इसका? यही होती है ऑडिट। तुम ऑडिटर हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए, तुम सीए ऐसे नहीं बनोगे, तुम्हें बहुत रगड़ा जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे ऑडिट होता है, फिर तो तुम ऑडिट कर पाओगे अच्छे से। सुन लो इसे, मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें काम आएगी जब तुम ऑडिट पे करोगे, ऑडिट किसी क्लाइंट का करोगे। अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करना है मैं तुम्हें आज गहराई से बता रहा हूँ, इसे सुन लो, तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी ऑडिट करने में। समझ गए? ऐसे खर्चे अब क्या है, देखो हमने ये सारी चीज़ें मंगाई क्लाइंट से, हमने इस पर ऑडिट करा, हमें पता चल गया। अब हम ना एक चीज़ और करते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। हम एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं पार्टी वाइज एनालिसिस। मतलब एक पार्टी का पूरे साल में कितना कितना खर्चा हुआ, मतलब XYZ पार्टी हर 15 दिन में खर्चा हो रही है, तो मतलब ये 12 बार आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 24 बार। हर 15 दिन में अगर वो एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो मतलब साल में कितनी बार 15 दिन आते हैं, साल में 15 दिन आते हैं 24 बार, और साल में 30 दिन आते हैं 12 बार। तो भाई हमारा ये बंदा 24 बार हमारा पार्टी का नाम आना चाहिए। अगर वो 20 बार आ रहा है, 23 बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है, 25 बार आ रहा है, ये हमारे लिए क्वेश्चन का पॉइंट है। इसलिए हम पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाएंगे खुद, पाइवट टेबल लगा के, एक्सेल को सीख के कि कैसे हमें खर्चा निकालना है उसका, कि भाई 25 बार आ रहा है, 24 बार आना चाहिए, वो 25 बार क्यों आ रहा है भाई, वो 21 बार क्यों आ रहा है, ये हमें किससे पूछना पड़ेगा, क्लाइंट से, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन तुम्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि ये रीजन रहा, क्लाइंट बताएगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा अपने पास। इन केस अगर बुक्स खुलती है कि तुमने ऑडिट करा क्या, तो तुम्हारे पे रीजन होगा, क्लाइंट ने मुझे ये बताया था भाई, मैंने अपने आप नहीं लिखा, क्लाइंट ने मेरे को बताया था तो लिखा है मैंने। तो तुम्हारे पे हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, समझे? तुमने पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाई, तुमने मंथली लिस्टिंग बनाई। मंथली लिस्टिंग से तुम ये देखोगे कि भाई ये खर्चा मेरा अप्रैल में हो रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का खर्चा, और मई में हो गया ये भाई 1200 रुपये का, फिर तुमने देखा जून में हो गया ये वापस 900 रुपये का। अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये मतलब पहले 1000 रुपये का खर्चा, फिर 1200 हुआ, फिर 900 हो गया, ये क्या चल रहा है, ये कैसी मैट्रिक्स है, क्या मतलब है इसका? तुम पूछोगे भाई क्या हो गया था ऐसा, पहले 1000 रुपये हुआ, फिर 1200 हो गया, फिर 900 हो गया, रीजन बताओ इसका मेरे को, मुझे नहीं पता, रीजन बताओ मेरे को, मैं तो मान, मेरे को दोगे रीजन, वरना मैं ऐसे श्योरेंस नहीं दूंगा उसका। तो क्लाइंट को मजबूरन तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा। क्लाइंट को बताएगा कि भाई ऐसा हुआ था सर, हमारी ना मई में छुट्टियां होती है, या जून में स्टार्टिंग में छुट्टियां थी, फिर उसके बाद बच्चे हॉलीडे होमवर्क करते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही कोई भी रीज़न दे सकता है वो, बट तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर मई में ना लोग बहुत बहुत देखते थे, हमने एडवर्टीजमेंट ज़्यादा कराई, या फिर हमारा ना ऐसा प्रोडक्ट है जो गर्मियों में बिकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर है सर, मई में बहुत सारे बिक गए, अब जून में तो काफ़ी सारे लोगों ने खरीद लिए थे, इसलिए जून में थोड़ी सेल कम हुई, इसलिए वो खर्चा कम हुआ। वो जो भी रीजन देगा, इट डजेंट मैटर, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट करना है, तुम्हें उस चीज का प्रूफ लेना है कि क्या हुआ। तुम समझे क्या बोल रहा हूं मैं? इसलिए मंथली लिस्टिंग, पार्टी वाइज लिस्टिंग, और ये सारी लिस्टिंग तुम्हें एनालाइज करनी पड़ेगी क्या हुआ खर्चा, ठीक है? अब तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे ना एक बार वर्क पेपर और देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए इसमें तुमने लेजर अकाउंट्स ऑब्टेन करे, अब एनालिसिस कर रहे हो तुम, ये पार्टी वाइज लिस्टिंग, मंथली लिस्टिंग बना के एनालाइज कर रहे हो कि खर्चे में क्या डिफरेंसेस हुए। पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाई तुमने, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले लिए तुमने, लीगल एंड प्रोफेशनल थोड़े इंपॉर्टेंट एरिया, उसके क्रिटिकल एरिया के तुमने और इन्वॉइस, जैसे रेट्स एंड टैक्सेस मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट एरिया बताया था, ऐसे लीगल एंड प्रोफेशनल भी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बिकॉज लीगल एंड प्रोफेशनल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि भाई कोर्ट केस चल रहे हैं, भाई क्या हो गया, कंपनी कहाँ फंस रही है, तुम क्यों दे रहे हो लॉयर को इतना पैसा, उसका ऑडिट भी तो तुम करोगे ना। तो लीगल एंड प्रोफेशनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, उस पर भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई क्या हो गया, हमें उसके अंदर भी गहराई से ऑडिट करना पड़ेगा कि भाई लीगल एंड प्रोफेशनल में ऐसा क्या हो गया, भाई तुमने इस लॉयर को 500 करोड़ क्यों दिए हैं, कहाँ फंस गए थे तुम, या फिर तुमने इस एजेंसी को क्यों हायर करा, लीगल एजेंसी को क्यों हायर करा है, तुमने सेल्स का ऑडिट क्यों कराया है, या तुमने ये काम क्यों करा है। तुम्हारे पे क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग ना ऐसे खुलना चाहिए, तुम्हें हर चीज पे क्वेश्चन पूछना है, भाई क्यों करा है खर्चा, अच्छा इसकी नीड क्यों पड़ गई थी, ऐसे पूछोगे ना, और इसकी नीड क्यों पड़ गई थी, बताओ क्यों दिए 500 करोड़, अच्छा फिर हो गया तुम्हारा केस सॉल्व, उस केस का क्या स्टेटस है, सब पूछोगे तुम। ऑडिटर से क्वेश्चन ऐसे परेशान कर दो क्लाइंट को कि तुम्हें
बस परेशान करना है क्लाइंट को, ऐसे पूछना है कि तुम सब पता हो। अगर तुम जब कभी किसी को रिव्यू कराओगे अपनी चीज़ों को कि हाँ भाई सर मैंने ये ऑडिट करा है, तुम्हें पता हो कि कैसे तुमने ऑडिट करा है, तुमने सब कुछ पता है, तुम्हें उस खर्चे के बारे में ना रग रग से वाकिफ हो। ये लीगल का खर्चा 500 करोड़ का हुआ है ना, मेरे को पता है, एक एक डिटेल पता है, मैं क्लाइंट से बैठ के पूछ के आया हूँ, मैंने इस चीज़ का भी एविडेंस ले रखा है कि क्यों हुआ है खर्चा, उसका लीगल स्टेटस क्या है केस का, उसके अंदर ये हुआ था वो हुआ था, सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें। तुम हो गया अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट। ठीक है, फिर तुमने क्या लिखा, तुमने यहाँ पे नेचर लिख दिया, खर्चे में क्या रहा है, ई फाइलिंग फीस आ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, ये सब ब्ला 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 ये सब आ रहा है। तुमने क्या करा, अमाउंट लिख दिए कि भाई ये अमाउंट आ रहा था, ये अमाउंट आ रहा है। तुम ना अब एनालिसिस करोगे। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर एलआर कर रहे हो, कोई दिसंबर का एलआर, इसके अंदर कितने महीने कवर हो रहे हैं, 9 महीने। ठीक है, तुम कंपेयर करोगे 12 महीने से, पुराने साल के 12 महीने से। फॉर एग्जांपल मान लो दिसंबर 20 का एलआर है, तुम कंपेयर करोगे मार्च 19 के एलआर से, 19 के पूरे साल से। तो अभी 9 महीने का खर्चा हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल हुआ 1,000 रुपये का, तो तुम क्या करोगे, इसको करोगे 12 डिवाइडेड बाई 9, इंटरपोलेट कर दोगे, और इसका मान लो खर्चा हुआ था यहाँ पे 900 रुपये का पूरे साल में, तो तुम्हारा जो भी आया अमाउंट, जैसे आया 4/3 3 और 3 से 1200 समथिंग आया फॉर एग्जांपल, उससे ऊपर आएगा। तो जो डिफरेंस आया 300 समथिंग का, जो भी डिफरेंस आया उसका तुम्हें रीज़न लेना है क्लाइंट से कि भाई ऐसा क्या हो गया, 900 रुपये से खर्चा उठ के 1300 हो जाएगा तुम्हारा खर्चा इस साल। ये तुम्हें एक उसका बता रहा हूँ अगर तुम एलआर कर रहे हो। बट अगर तुम पूरे साल का कर रहे हो तो मान लो खर्चा हो गया 1300 रुपये का, तो हमारे पे 900 रुपये का पिछले साल का खर्चा, तो तुम रीज़न लोगे कि भाई 400 रुपये का खर्चा क्यों बढ़ गया, क्या हो गया भाई, एडवर्टाइजमेंट 400 रुपये से क्यों बढ़ा दी तुमने, ऐसा क्या खर्चा करा है 400 रुपये से बढ़ गया तुम्हारा खर्चा। तुम इसको बोलते हैं ओवरऑल एनालिटिकल रिपोर्ट, जो कि तुम हर एक चीज़ की बनाते हो। अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी आइटम्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, कहाँ पे देखा था हमने रिलायंस के फाइनेंशियल, हमने रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने दिखाए थे ना, उसमें हमने देखा था कि देखो कितने सारे आइटम्स आ रहे हैं, तो हमें ना हर एक खर्चे का देखना पड़ेगा। सर ये देखो, ये अराउंड 40 रुपीज़ से बढ़ गया है ना, तो ओहो तो 40 रुपीज़ से बढ़ गया। सर ये देखो, ये खर्चा भी बहुत सारे रुपए से बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया सर, 17,000 से 24,000 हो गया, मान लो मोटा माटी 24,000, मतलब 7,000 करोड़ से, 7,000 करोड़ से। अब इसमें हमें ज़्यादा ऑडिट करनी पड़ेगी, क्या हो गया 7,000 करोड़ से बढ़ गया खर्चा। तुम समझ रहे हो, ऐसे एरियाज एनालाइज करके तुम ऑडिटर बनते हो। सर यहाँ 1,000 करोड़ से 7,000 करोड़ का खर्चा, मतलब लेबर में ऐसा क्या हो गया भाई, 6,000 करोड़ से खर्चा बढ़ गया। तुम पूछोगे उससे कि भाई क्या कर दिया तूने ऐसा, एक साल में इतना खर्चा बढ़ गया, बता मेरे को, क्लाइंट बता मेरे को कि क्या हो गया ऐसा खर्चा, 6,000 करोड़ का खर्चा हो गया। तुम इस पर ऑडिट ज़्यादा करोगे क्योंकि इसमें खर्चा बढ़ा है, तुम्हें रीज़न पता होगा, रीज़न पता लगाना होगा कि क्या हो गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया। चलो 91 से 115 हुआ, चलो ठीक है, एक बार के लिए छोड़ देंगे। 1300 से कितना हो गया ये, 1300 से कितना हो गया ये, 1300 मतलब चलो ये भी ज़्यादा नहीं है, छोड़ देंगे चलो एक बार के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं ये, चलो इसमें 1,500 करोड़ का डिफरेंस आ गया। सर क्या हो गया 1,500 करोड़ का, चलो ये छोटा अमाउंट है, चलो ये डबल हो गया खर्चा, 600 से 1100, 1,070 डबल हो गया, क्या हो गया भाई ऐसा डबल हो गया खर्चा, बताओ भाई रीज़न दो, ये कम क्यों हो गया, सब बढ़ रहा है ये कम क्यों हो गया, क्या है ये। सर जनरल एक्सपेंसेस कम हो गए, जनरल एक्सपेंसेस क्यों कम हो गए, इसका रीज़न दो मेरे को, 2,700 से 2,600 हो गए। ठीक है, और तो ऑडिटर का खर्चा, चलो ऑडिटर ये नहीं पूछेगा 92 से 250 क्या हो गया, तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में एकदम से ऐसा क्या हो गया, कहाँ जाने लग गए भाई मुकेश भाई का खर्चा है क्या ये सारा, मुकेश सर कहाँ जाने लग गए इतना, पूछोगे ना तुम क्या हो गया ऐसा, एम्प्लॉयज़ को कहाँ भेज रहे हो, खुद कहाँ जा रहे हो, तुम पूछोगे ये सब, ऐसे खर्चे का ऑडिट होता है, समझे तुम, ऐसे खर्चे का ऑडिट होएगा, कर लोगे ना अब ऑडिट, बताओ कर लोगे ना ऑडिट। चलो हम एक बार पेपर और देख लेते हैं। तुमने डिफरेंस, अब तुम क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे साल का ऑडिट कर रहे हो तो इज द डिफरेंस, तुम्हें एक बार क्या होता है ना, आजकल सेबी समझते हो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलती है कि तुम ना हमें इस साल की फिगर दो, पिछले साल की इस स्टेज में क्या फिगर थी वो दो, और पिछले साल की फिगर दो। समझे नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूं। तुम खड़े हो आज एलआर दिसंबर के, तो तुम्हें क्या करना है, एलआर दिसंबर का मान लो 24 चल रहा है 2024, तुम्हें जो फिगर्स तुम्हारी एलआर दिसंबर 24 को खड़ी हैं, तुम्हें एलआर दिसंबर 23 में कितनी फिगर्स खड़ी थी वो भी बताना है, और तुम्हारी मार्च 23 में कितनी फिगर्स खड़ी थी वो भी बताना है। तो तुम्हें 3 फिगर का कंपैरिजन देना है कि भाई तुम्हारा आज जो पोजीशन है
पिछले साल इसी स्टेज पे क्या पोजीशन थी, उसका डिफरेंस क्यों आया, उसका रीजन, प्लस में मेरी जो आज पोजीशन है और पिछले साल मेरी ईयर एंड पे क्या पोजीशन थी, उस चीज का डिफरेंस। ऐसे 3 हो गए। अरे और अगर हमारा सिर्फ 1 साल का होता है तो उसमें तो पिछले साल में और इस साल में क्या डिफरेंस है हमें वो बताना होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो हमने ये डिफरेंसेस हैं, इसके यहाँ पे हम रीजन, वेरिएंस का परसेंटेज 63 आया है भाई, इसमें तो मेजर वेरिएंस है, इसमें देखना पड़ेगा क्या हुआ। 82, ओहो हो भाई 82% से खर्चा कम हो गया, 61% से खर्चा कम हो गया, 88, ओहो ये क्या हो गया सर, ये ना कोविड की वजह से खर्चा कम हो गया, ओह कोविड की वजह से इतना खर्चा कम हो गया। हमें रीजन लिखने पड़ेगी, हमें ऑडिट करना पड़ेगा उस पर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये हमने समरी, पहले समरी शीट बनाई, उसके अंदर हमने रीजन लिख लिए। तो ऑडिटर को ना, जैसे तुम तो जैसे यार इंटर्न होते हो या तुम अभी इनिशियल स्टेजेस पे होते हो कोई भी चीज़ सीखने की ना, तो तुम्हें जो ऊपर लेवल वाले लोग होते हैं उन्हें एक जिस्ट देना होता है, समरी देनी होती है कि सर हमने ये ऑडिट करा है और हमारी ये फाइंडिंग्स है। तो ये जो शीट होती है ना, दिस इज आवर फाइंडिंग शीट, जिसके अंदर तुम ये बता दोगे सर हमने ये सारे खर्चों का ऑडिट करा, उसके अंदर ये डिफरेंसेस आए, उसमें इतना वेरिएंस आया, और तुम यहाँ पे एक रीज़न का डब्बा बना के ये लिख दो कि सर ये रीज़न था उसका, बड़े बड़े बहुत बड़ा रीज़न, ऐसे 10 15 20 लाइन होगा कि सर ये डिफरेंस था। तो वो ना अंदर जाएगा नहीं बंदा ऑडिट करने तुम्हारा, अगर तुमने ऊपर अच्छे से रीज़न को डॉक्यूमेंट करा है, बट तुमने अच्छे से ऑडिट नहीं करा है तो वो अंदर भी चीज़ें पूछेगा तुमसे, इसलिए अच्छे से ऑडिट करना है तुम्हें। ये मैंने ऐसे ही लिख दिए थे सबके सेम, बट ये सब क्या लगोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 है, 1 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। इसके अंदर देखो प्रॉपर रेट्स एंड टैक्सेस में काफ़ी और सब कैटेगरी बन गए, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, बिजनेस प्रमोशन, ये मार्केटिंग वाउचर्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी में ये सब आ गया, ये सब आ गया। इसके अंदर और सब कैटेगरी बनती जा रही है, समझ गए? उसके अंदर हमने फिर और समरी दे दी कि मतलब मेन खर्चा जो आ रहा है हमारा, ये जो आ रहा है 50, ये वाला, ये हमारा ऊपर चढ़ के जा रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि रेट्स एंड टैक्सेस इज आर मेजर। देखो 58.12, मतलब इसके जो मेन कैटेगरी है वो हो गई हमारी रेट्स एंड टैक्सेस, सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी हमारी ये हो गई, सब कैटेगरी क्या हुई हमारी, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस। ऐसे इसकी समरी बन गई, समझ गए? ऐसी सबकी समरी बनती जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये क्या करा है, ये हमने एक एक खर्चे का ऑडिट ऐसे ऐसे करा है, वो मैंने तुम्हें डिटेल में बताई दी है कि तुम्हें इन्वॉइसेस मंगाने हैं, परचेज ऑर्डर मंगाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट मंगाने हैं, और ये सारी चीज़ें मंगानी है। ठीक है, चलो हमने ना एक चीज़ और अगर तुम्हें उठानी है तो वो भी उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं, जैसे यार इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, चलो इलेक्ट्रिसिटी थोड़े ना ऐसी और रैंडम खर्चों पे बात कर लेते हैं। CSR का खर्चा कैसे चेक करोगे? CSR का खर्चा चेक करोगे 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो उसके लिए तुम कैसे चेक करोगे खर्चा जो आ रहा है, मान लो खर्चा इन्होंने करा है 5 करोड़ रुपए का, तुम्हारा एवरेज मान लो 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज हो गया इसका 2%। अगर तो ये 5 करोड़ से ज़्यादा है, मान लो है 6 करोड़, तो चलो ठीक है, 5 करोड़ का मतलब, अगर ये 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मतलब तुमने 1 करोड़ का खर्चा कम करा, तुमने CSR का कंप्लायंस नहीं करा, तुम्हारे पे पेनल्टी आ सकती है। पर अगर ये खर्चा आ रहा है 4 करोड़ रुपए, तो तुम CSR का कंप्लायंस करके बैठो, तुमने 5 करोड़ का खर्चा करा है, होना चाहिए था 4 करोड़ का, तुमने CSR का खर्चा बिल्कुल ठीक तरीके से करा है और ऑडिटर इज सेटिस्फाइड। तो ऑडिटर इसके अंदर कोई भी ओपिनियन देगा कि एवरीथिंग इज गुड एंड कंपनी इज गुड टू गो। ठीक है, अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे का ऑडिट कैसे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे का ऑडिट करोगे तुम मीटर रीडिंग मंगाओगे। अब ये देखोगे कि भाई इसमें बिजली का खर्चा हो रहा है, तो बिजली का खर्चा मान लो तुम किसी भी एजेंसी से ले रहे हो, अब रिलायंस खुद भी बिजली बनाती है मान लो फॉर एग्जांपल, या फिर रिलायंस ले रही है कहीं और से बिजली, रिलायंस ले रही है गवर्नमेंट से बिजली, तो गवर्नमेंट मीटर रीडिंग दी, अप्रैल की दी 100 की, रेट चल रहा था 12 रुपये का, तो तुम्हारा खर्चा 1200 रुपये होना चाहिए। तुम्हारा अगर 1300 रुपये का खर्चे का बिल आ रहा है तो तुम्हें उस पर ऑडिट करना पड़ेगा। 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ जी सॉरी, कहाँ पे थे? हाँ, तो मीटर रीडिंग का खर्चा हुआ 100 रुपये, मतलब मीटर रीडिंग 100 रुपये की हुई, 12 रुपये का रेट था, तो 1200 रुपये का खर्चा तुम्हारे अप्रैल में रिकॉर्ड होना चाहिए। तुम्हें अगर गवर्नमेंट 1300 रुपये का बिल दे रही है या 1100 रुपये का बिल दे रही है ना, तो भाई घपला है इसमें। 1300 रुपये का बिल क्यों आया है? तो मतलब कोई एम्प्लॉय तो नहीं मिला हुआ, कोई अपर मैनेजमेंट तो नहीं मिल गई। जब 1200 रुपये का बिल आना था, 1300 रुपये का कैसे आ गया? तो तुम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट करोगे। तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे तुम्हें ऑडिट करना है कोई भी एक एरिया का। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का ऑडिट कर रहे हो, तो वो कैसे ऑडिट करोगे?
कोई एसेट तुम्हारी बुक्स में आ रही थी 100 रुपये की, बुक्स में तुम्हारी एसेट्स की कॉस्ट आ रही थी 100 रुपये की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उस पर 40 रुपये का, तो 60 रुपये की आई। अब तुमने उस एसेट को बेच दिया मान लो 50 रुपये का, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो 10 रुपये का आना चाहिए। अगर 10 रुपये का खर्चा नहीं आ रहा तो भाई क्या हो गया, पेमेंट कम ज़्यादा हुई है या कम हुई है ज़्यादा हुई है, कैसे क्या हो गया डिफरेंस, तो तुम उस चीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो तुम कैसे चेक करोगे, तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाओगे, तो मैं दिखा देता हूँ, तो मैं सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकना यार, ऊपर है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर बहुत ऊपर, बस 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 बस, आ गए सर, आ गए सर, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तुमने कोई एसेट बेचा, वो भाई चलो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तुम इसकी बुक्स में जाओगे देखोगे कि वो एसेट की बुक वैल्यू, मतलब ये जो हमने जो रिकॉर्ड करा था 100 रुपये पे एसेट रिकॉर्ड करा, 40 रुपये की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है नहीं आ रही, मतलब बुक्स में 60 रुपये का आ रहा है एसेट, 60 रुपये के तुमने 50 रुपये का बेचा तो तुम्हारे को 10 रुपये का लॉस हुआ, वो तुम्हारे अदर एक्सपेंसेस में दिखना चाहिए, ऐसे हो गया लॉस ऑन अदर एसेट का। समझ आ गया, ऐसे हम ऑडिट करते हैं सारे एरियाज़ का। ठीक है, सारे खर्चों पे नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें मेजर एरिया बता दिए कैसे कैसे ऑडिट करते हैं, बस अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट में ये खेल है। जो एनालिटिकल रिपोर्ट है ना वो मेजर पार्ट रोल प्ले करती है कि भाई खर्चा क्यों बढ़ा, कम हुआ, इसका रीज़न क्या है, तुम्हें उसका रीज़न को डॉक्यूमेंट करना है, इनवॉइसेस मंगाने, परचेज ऑर्डर है, सब कुछ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओ कि और किस चीज़ की वीडियोज़ मैं डाल सकता हूँ, और ऐसे मेरे साथ बने रहो, ऐसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे और रिवीजन क्लासेस भी डालते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।